हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है अपठित गद्यांश। हाँ, यानी इंग्लिश में हम देखें तो इसे अनसीन पैसेज के रूप में पढ़ा जाता है। देखो, अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित का मतलब हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। अपठित, इसमें अ उपसर्ग है, पठ मूल शब्द है, ठीक है, मूल धातु के रूप में, और इत प्रत्यय। अ यानी होता है नहीं, पठित यानी पढ़ा हुआ, जिससे पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है। उस प्रकार का कोई भी एक टॉपिक का पैराग्राफ आपको दिया जाता है। उसी पैराग्राफ के अंतर्गत आपको जो प्रश्न दिए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको उसी अपठित गद्यांश, उसी पैराग्राफ में से आपको ढूंढकर लिखने होते हैं। यही होता है अपठित गद्यांश, ठीक है। देखिए, अपठित गद्यांश, पहले कभी न पढ़ा हुआ गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? देखो, पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होता है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? देखो, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त लोक जीवन में, समाचार पत्र, साहित्य में बच्चों के पठन की रुचि को जागृत करना, छात्रों में अर्थ ग्रहण की क्षमता, भाषा की सही समझ और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। अर्थात छात्रों में अर्थ ग्रहण अच्छे से हो जाए, उसकी क्षमता उसमें विकास करना, भाषा की सही समझ जो है छात्रों को आना, और अभिव्यक्ति कौशल यानी बताना। यानी कभी कभार हमें जो कुछ आता है वो हम बता नहीं पाते हैं, तो उस सभी का एक प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, अर्थात हम उसको किस प्रकार से बता रहे हैं। तो अभिव्यक्ति का कौशल का विकास करना, छात्रों के ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना। कहते हैं ज्ञान जितना छात्रों के अंदर बढ़ना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान उनका बढ़ेगा। कहते हैं ये एक विद्याधन है, ऐसा ऐसा धन है जो खर्च करने पर उतना ही बढ़ता है, ठीक है। जितना हम ग्रहण करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। तो खर्च करना मतलब हम अगर दूसरों को अपना ज्ञान की जानकारी देंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही अंतिम देखो आप, विचारों की समझ तथा स्वस्थ एवं नैतिक दृष्टिकोण विकसित करना। विचारों की समझ अर्थात जो विचार उसमें दिए गए उनको समझना, स्वस्थ और नैतिक नीति के मूल्य वाले दृष्टिकोण का विकास करना। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो हमें क्या करना चाहिए। पहला, गद्यांश को एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक बार पढ़ते हैं और हम उसके बारे में ठीक से समझ नहीं पाते हैं और लाइन से लाइन मिला करके प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, जो कई बार गलत हो जाता है और हमें पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है एकाग्रचित्त यानी पूरे एक ही जगह पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, धैर्यपूर्वक 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 3 से 4 बार। सेकंड है बोध एवं अर्थ ग्रहण के आधार पर, और उसका क्या हमें अर्थ भी निकालना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रामायण की तरह एक लाइन पढ़ दी तो उसका अर्थ हम पता ही नहीं है, तो हमें अर्थ भी लगाना है, बोध भी बताना है कि ये वाकई में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और गद्यांश के मूल भाव यानी ये वाकई में कहना क्या चाहता है, किस बारे में ये सबसे ज़्यादा जानकारी पढ़ देखना चाहता है, तो गद्यांश के मूल भाव को भली भांति समझें। थर्ड है गद्यांश के मूल भाव, महत्वपूर्ण शब्दों एवं विचारों को रेखांकित करें। मूल भाव यानी इसका वाकई में ये क्या कहना चाह रहा है, किस टॉपिक के बारे में ये गहनता से बता रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्दों और विचारों को आपको अंडरलाइन करना है। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। आपने लाइन तो पढ़ ली तो लाइन को हूबहू नहीं लिखना है, बल्कि उसे जो है अपने शब्दों में बदल कर लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर वही होना चाहिए। उत्तर सटीक व सारगर्भित होना चाहिए। सरल, संक्षिप्त और प्रसंगानुकूल, यानी प्रसंगानुकूल का मतलब जो आपको टॉपिक दिया गया है उसी के अनुकूल होना चाहिए। गद्यांश की विषय वस्तु से संबंधित जो डिटेल आपको दी हुई है उससे संबंधित संक्षिप्त, रोचक और गद्यांश के मूल भाव पर केंद्रित शीर्षक का चयन करना चाहिए। शीर्षक किस पर होना चाहिए? विषय वस्तु यानी जो सबसे ज़्यादा डिटेल उसमें किस टॉपिक के बारे में बात कही गई है, और संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, और रोचक भी होना चाहिए, और पढ़ने में ऐसा लगे कि वाकई में ये टॉपिक है, और गद्यांश भाव से पर केंद्रित होना चाहिए। क्या? शीर्षक का आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद उत्तर लेखन की शब्द सीमा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप प्रश्न का उत्तर जो पूछा जा रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर आप पूरा 10 से 12 लाइन में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 से 12 लाइन का तो खुद एक अपठित गद्यांश है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रश्नों के उत्तर देते समय गद्यांश की विषय वस्तु से भिन्न उत्तर नहीं होना चाहिए। अर्थात विषय वस्तु मतलब जो टॉपिक दिया गया है उसकी डिटेल से अलग नहीं जाना है। अपनी ओर से किसी तथ्यों को जोड़कर देने का प्रयास नहीं करना है। जो उसमें बताया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है अलग से। गद्यांश में उपयुक्त मुहावरों और उदाहरणों को जोका त्यों उतार कर उत्तर में प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि अपनी जो है आपने जो मुहावरा और उदाहरण दिए गए उनका आप एक्सप्लेनेशन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। उत्तर का अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। जो उत्तर आपसे मांगा गया उसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अब देखिए गद्यांश को सोल्व करते समय, उसको हल करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम यहाँ दिखेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है गद्यांश काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हो सकता है पहली बार पढ़ने पर कुछ शब्दों अथवा वाक्यांशों के अर्थ ही समझ में नहीं आए। बिल्कुल सही बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब काव्यांश को या गद्यांश को आप पढ़ते हैं, जब गद्यांश को आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको पहली बार में पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में हमसे बात कर रहा है। ऐसे में गद्यांश को दोबारा पढ़ें। गद्यांश का केंद्रीय भाव समझने का प्रयास करें। केंद्रीय भाव समझ आ जाने पर अर्थ स्वयं समझ आने लगेगा। आपको बस एक बार पता चलना चाहिए कि ये किस टॉपिक के बारे में हमें बताना चाह रहा है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको अर्थ लगाते चलना है जो आपको विषय वस्तु की डिटेल दी हुई है। ठीक है। सेकंड है गद्यांश का शीर्षक। गद्यांश का जो शीर्षक है उस शीर्षक का केंद्रीय भाव को ध्यान में रखते हुए ही देना चाहिए। कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, सरल हो, उसमें गद्यांश के केंद्रीय भाव की झलक भी होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से जैसे होता है ना पाठ का नाम होता है, तो पाठ का नाम में ही हम पता लगा लेते हैं कि ये पाठ किससे संबंधित होगा। तो ऐसे ही हमें जो पैराग्राफ दिया गया जा रहा है अनसीन पैसेज वाला अपठित गद्यांश का, उसी का जो केंद्रीय भाव है, जो मूल भाव है, वाकई में ये किस टॉपिक के बारे में कह रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही हमें शीर्षक लिखना चाहिए। ठीक है। फिर चलते हैं हम, देखो प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपनी भाषा में दें। ठीक है। चौथा है उत्तर सटीक यानी बिल्कुल सही और संतुलित होने चाहिए। उत्तर ना आवश्यकता से अधिक होने चाहिए, नहीं आवश्यकता से कम होने चाहिए। ठीक है। आपको बिल्कुल भी पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। तो आवश्यकता से अधिक नहीं देने हैं आपको, नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर है अपठित गद्यांश के व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का विद्यार्थियों को विशेष अभ्यास करना चाहिए। देखो व्याकरण से संबंधित भी आते हैं, कई बार आते हैं कि जो है इसमें उपयुक्त शब्द छांट कर उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, या इस शब्द में जो है संधि हुई है उस संधि को आप संधि विग्रह कर कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, उस संधि विच्छेद करने के उपरांत संधि का नाम भी लिखिए। तो हमें व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत उपसर्ग आपसे पूछा जा सकता है, प्रत्यय आपसे पूछा जा सकता है, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, विलोम, पर्याय, मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अगला है विद्यार्थी ध्यान रखें कि अपठित बोध में दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यदि एकदम सटीक होंगे तो आप इस खंड में बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके आंसर बिल्कुल एकदम सटीक होने चाहिए। सटीक का मतलब बिल्कुल जो पूछा गया है उसी का आपको उत्तर देना है। अपनी तरफ से कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना है। ठीक है। जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसी का आपको एकदम सटीक उत्तर देना है। अब यहाँ पर मैं देखो आपको एक उदाहरण जो है यहाँ पर सोल्व करके हम बताते हैं। देखिए पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं।
पुरुष और स्त्री क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। नर के बिना नारी का जीवन अधूरा है। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात की गई है, पुरुष और स्त्री के बारे में बात की। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। नर के बिना नारी का जीवन अधूरा है और नारी के बिना नर के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें संदेह नहीं है कि सृष्टि के अस्तित्व के लिए दोनों का ही होना अनिवार्य है। तो हम देखो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ किसकी ओर बात की गई है, पुरुष और स्त्री दोनों के अस्तित्व की बात की गई है। अर्थात दोनों की इम्पोर्टेंसी जीवन में कितनी है, पुरुष की कितनी है और स्त्री की कितनी है, क्या दोनों की बराबर है या कितनी है। तो दोनों की, पुरुष और स्त्री के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों को पलटे तो नारियों की गौरवमयी गाथाएं भरी पड़ी है। प्राचीन इतिहास में जो है नारियों की जो गौरवमयी गाथाएं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने वीरों के काम किए। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हम की बात करें हम, तो उन्होंने जो है अपने दम पर पूरे झांसी को बचाने का अंग्रेजों से प्रयास किया था। हमारे प्राचीन ग्रंथों का कथन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। अर्थात जहाँ नारियों को महत्व दिया जाता है वहाँ ईश्वर खुद विद्यमान होते हैं। यहाँ पूजा से तात्पर्य नारी की मान मर्यादा और अधिकारों की रक्षा करने से। प्राचीन काल में नारी को लक्ष्मी और ग्रह देवी के नाम से संबोधित किया जाता था। पुरुष के समान ही उन्हें भी शिक्षा मिलती थी। जीवन का बड़े से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान उनके बिना पूरा नहीं होता था। देव असुर संग्राम में केकई के अद्वितीय कौशल को देखकर दशरथ भी चकित रह गए थे। मैत्रेयी, शकुंतला, सीता, अनुसुईया, दमयंती, सावित्री आदि स्त्रियां भी अपने आप में स्वयं सिद्ध उदाहरण हैं। समय परिवर्तनशील है ना, समय क्या है, परिवर्तनशील है। वर्तमान युग में भारत में ही नहीं अपितु विश्व के विकसित देशों में भी नारी की स्थिति शोचनीय है, अर्थात सोचने योग्य है। उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता। जो देश जितना अधिक विकसित है वहाँ नारी की स्थिति उतनी ही दयनीय है। उसको पुरुषों के अहम से पग पग पर जूझना पड़ता है। यानी हम देखते हैं आज भी विश्व के कई ऐसे विकसित देश हैं जहाँ नारियों को कम महत्व दिया जाता है, चाहे वो विकसित कितना ही हो। ठीक है, और उनको पुरुषों के अहम से पग पग पर जूझना पड़ता है। ठीक है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, अर्थात पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज भी स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन ही रहना पड़ता है। ठीक है, ग्रामीण स्त्रियां प्राय आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो है उसको पुरुषों के यहाँ पर जूझना पड़ता है। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। आधुनिक युग में कहने के लिए तो लड़का लड़की एक समान है। आज सभी कहते हैं कि लड़का लड़की क्या है, दोनों अच्छे हैं अपने लिए, तो दोनों एक समान है। किंतु यदि यह सच होता तो असंख्य कन्या भ्रूणों को गर्भ में ही नष्ट नहीं किया जाता। आज भी देखते हैं कि कई जगह कन्या भ्रूण जो है वो गर्भ में ही परीक्षण करा लिया जाता है कि कन्या है या जो है पुत्र है या पुत्री है, तो वहीं गर्भ में ही उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह निकल रहा है कि लड़का लड़की के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आ रहा है। इसका सीधा प्रभाव प्रकृति के संतुलन पर पड़ता है। जिस देश में अधिकांश लड़कियों की जन्म से पहले हत्या कर दी जाती है वहाँ लड़का लड़की को एक समान कहने वाली बात हास्यास्पद लगती है। तो यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बात की गई है वो कुल मिला के किसकी बात की गई है, जो है पुरुष और स्त्री की। अर्थात पुरुष और स्त्री में आज भी वर्तमान में हम देख सकते हैं कि इनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम इसको भी नकारात्मक में नहीं ले सकते, हम इसको भी नहीं भूल सकते कि आज स्त्री जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, देखो सृष्टि के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है और क्यों। तो देखो सृष्टि के अस्तित्व के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, देखो प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा का अर्थ है उसकी मान मर्यादा और अधिकारों की रक्षा करना है। और प्राचीन ग्रंथों में नारी को लक्ष्मी और ग्रह देवी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था।
फिर देखिए हम चार प्रत्यय युक्त शब्द छांटकर उनमें जुड़े प्रत्यय। तो देखो गौरवमयी उसमें शब्द आया था तो इसमें मई प्रत्यय है। परिवर्तनशील इसमें शील है। परिभाषित इसमें इत प्रत्यय है। ग्रामीण में ईण प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय क्या होते हैं, वो पीछे लगते हैं। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। अब देखो शीर्षक ना पुरुष और महिला के से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि पुरुषों के मुकाबले इसमें महिलाओं की स्थिति जो है को इंगित ज्यादा किया है ना। तो देखते हैं वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, या महिला वर्तमान में महिलाओं की भूमिका भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं की शोचनीय स्थिति भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि गद्यांश को आपको पहले जो है 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद उसका मूल भाव क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और मूल भाव होने के बाद ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक उस मूल भाव से रिलेटेड होना चाहिए।